है चला पंजाब व सिंध विजय। मैंने यहाँ आपको बताया था कि सिकंदर कब आया था 326 325 बीसी के मध्य, और कौन सी नदी, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को अधिकार में कर लिया था। कौन से क्षेत्रों को, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों, और इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों में क्या नियुक्त किए थे, क्षत्रप नियुक्त किए थे। क्या किए, क्षत्रप। और इन्हीं क्षत्रपों को क्या कहा गया, गवर्नर कहा गया, जो आज के वर्तमान में राज्यपाल। और मैंने कहा था जो अंतिम क्षत्रप था उसका नाम क्या था, डेमेकस। क्या नाम था, डेमेकस अंतिम क्षत्रप था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं क्षेत्रों पर आक्रमण किया और अंतिम क्षत्रप डेमेकस को पराजित किया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम मुक्तिदाता शासक। किसके नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है। किसके कारण, इन क्षत्रपों को अर्थात विदेशियों से भारत को मुक्त कराने के कारण। और विदेशी कौन, सिकंदर। विदेशी कौन था, सिकंदर था। इसीलिए क्या कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, भारत का प्रथम मुक्ति दाता शासक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और किस नाम से जाना गया था इसको, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक। पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के बाद सीरिया का शासक, जिसका नाम क्या था, एंटियोकस प्रथम, उसके बाद में जो शासक बना वो शासक कौन बना था, सेल्यूकस निकेटर। तो इसके बाद की जो विजय थी वो किस पर थी, सेल्यूकस निकेटर। निकेटर क्या थी उसकी उपाधि, निकेटर क्या है, उपाधि पर विजय। सबसे पहली चीज यह प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम वैदेशिक संधि या विदेशों के साथ होने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी, या किसके साथ हुई, तो किसके साथ हुई थी, सेल्यूकस निकेटर। सबसे पहली चीज तो ये कहाँ का शासक था, सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था, सीरिया का शासक था। दूसरी चीज, आक्रमण कब हुआ था, 305 में, 305 बीसी में। उसके बाद किस किस के मध्य हुआ, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। कौन सी नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। लेकिन ये पराजित हुआ नहीं था, दोनों ही बराबर के रहे। लेकिन किसके कारण, इसकी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, हेलेना या कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया। इससे किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम के कारण क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। तो अंत में किसके मध्य संधि हो जाती है, और कब हो जाती है संधि, होती है कब हुई, युद्ध तो कब हुआ, 305 बीसी में, और संधि हुई 303 बीसी में। कब हुई थी, 303 बीसी में। कई बार प्रश्न आता है भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कब हुई, तो 303 किसके साथ हुई, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सीरिया का शासक था। अब संधि की क्या क्या शर्तें थी, इस संधि की जो शर्तें थी वो शर्तें क्या थी। पहली शर्त तो क्या थी कि हेलेना के साथ किसका विवाह कर दिया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सबसे पहला तो हेलेना का विवाह किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। यही विवाह क्या था, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। जब पूछा जाए भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रथम विवाह कौन सा था, तो हेलेना के साथ हुआ। किसका होता, चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए में भारत का प्रथम अंतर
राष्ट्रीय विवाह कौन सा माना जाता है? हेलेना व चंद्रगुप्त मौर्य का। दूसरा, हेलेना के को दहेज में दिए, क्या दिए? दहेज में 4 क्षेत्र दिए। कितने क्षेत्र दिए? 4 क्षेत्र दिए। पहला क्षेत्र का नाम था हेरात। क्या नाम था? हेरात। दूसरे का नाम था कंधार। क्या नाम था? कंधार। तीसरे का नाम था जेड्रोसिया। क्या नाम था? जेड्रोसिया। और चौथे का नाम था पेरोनिसडाई। क्या नाम था? पेरोनिसडाई। ये चारों क्षेत्र किसको दिए? दहेज में प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? चंद्रगुप्त मौर्य को। दिए किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और इसके बदले में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिए? 500 लड़ाकू हाथी। किसको दिए? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस को दिए। और इसके अलावा और सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि आज के बाद कभी भी मैं भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा। अर्थात इसके साथ ही अंतिम जो निमकस था उसको जैसे ही पराजित कर दिया, उसके बाद में जो सीरिया आया और सीरिया वाला जो दूसरा शासक था सेल्यूकस निकेटर द्वितीय, उसके बाद कभी भी भारत पर इन क्षत्रियों ने आक्रमण नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का इसके बाद में इसके साथ में और आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। और किसके शासनकाल में करवाया था? कई बार प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल कौन था या सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? कहां का? सौराष्ट्र का। तो यहां मैं लिखता हूं सुदर्शन झील। सबसे पहली चीज किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल। फिर है किसने निर्माण किया? तो कहां का? सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। एमएस लिख देता हूं। सौराष्ट्र के प्रांतपति या गवर्नर जिसका नाम था पुष्य गुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुत्र पुष्य गुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हो जाती है? कब? 298 में। 298 बीसी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले 2 चीजें और याद रखना, जो मैं उधर लिख देता हूं। मृत्यु से पहले याद रखना कि इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 312 बीसी में। कब? 312 बीसी में 12 वर्ष का, कितना? 12 वर्ष का भयंकर क्या पड़ा? अकाल पड़ा। जिसके कारण ये किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु कौन था? जैन भिक्षु था। बौद्ध में कौन था? जैन भिक्षु था। इसके साथ में कहां चला जाता है? श्रवण बेल गोला कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक चला जाता है। और वहीं पर कहां? श्रवणबेल गोला में ही एक पहाड़ी पर कौन सी विधि के द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संलेखना। इसी को और क्या कहते हैं? संथारा। क्या कहते हैं? संथारा। मतलब जानते हो? उपवास रहकर शरीर को त्याग देना के द्वारा क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और जहां मृत्यु हुई उसका नाम रखा था चंद्रगिरी। यानी एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है? चंद्रगिरी पहाड़ी।
इस पहाड़ी पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर एक मंदिर बनाया, उसका नाम था चंद्र बस्ती। क्या नाम था? चंद्र बस्ती। मंदिर भी कहां पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। और वो भी कहां पर? श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर। और पहाड़ी का नाम क्या रख दिया? चंद्रगिरी या चंद्रगिर मिलेगा, एक ही बात है, चंद्रगिरी या चंद्रगिर की पहाड़ी। और यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया, मंदिर का नाम भी क्या था? चंद्र बस्ती मंदिर। इस तरह। और इसके शासनकाल में एक और लास्ट 300 ईस्वी में, कहते हैं 298, लेकिन लगभग बताते हैं कि 300 ईस्वी, 298 से पहले ही हुआ। लेकिन किताबों में क्या लिखा मिलेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन संगीति जो प्रथम थी, उसका आयोजन किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यही लिख दूं क्या? किसका? प्रथम जैन संगीति का आयोजन इन्हीं के शासन काल में हुआ। वापस समझ लो। सबसे पहले पंजाब और सिंध पर आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। कौन सी नदी तक? सिंधु नदी। और वहां क्या नियुक्त कर दिए? 17। अंतिम कौन था? डेमेटस। इसको पराजित कर दिया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम मुक्तिदाता शासक। उसके बाद किसने आक्रमण किया? सीरिया के शासक ने। नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। निकेटर क्या है? उसकी उपाधि है। और कब आक्रमण किया? 305 बीसी में। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। और क्या कहते हैं इसको? कार्नेलियन। इससे प्रेम होने के कारण दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि। संधि कब हुई थी? 303 बीसी में। अर्थात ये क्या है? भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि। लिखा है नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया? ये लिख देता हूं। संधि क्या है? भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगर राजा का नाम पूछे किसने, तो सौराष्ट्र का प्रांतपति या गवर्नर था, जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। और मृत्यु से पहले क्या रखना कि 312 ईस्वी में, 12 बीसी में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। इसलिए किसके साथ? जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए। और वहां जिस पहाड़ी पर रहकर इन्होंने संलेखना या संथारा विधि के द्वारा जो दैत्य आगे थी, उस पहाड़ी का नाम क्या रखा? चंद्रगिरी की पहाड़ी। और वहां पर एक मंदिर बनाया, उसका नाम भी क्या है? चंद्रबस्ती का मंदिर। और भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वैभव किसका है? हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। दहेज में क्या था? हेरात, गंधार, जडोसा, पेरोपनी चढ़ाई। और सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में क्या देते? 500 हाथी। और अंत में प्रथम जैन बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और लास्ट लाइन लिख देना, मृत्यु 298 बीसी में। और कहां पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। लिख लो। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है बिंदुसार। अगला शासक बनता है, ये आवाज बंद करते हुए जो भी बोल रहे हैं, धन्यवाद होगा आपका। बिंदुसार का जो शासक बनता है वो बनता है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे। इनका जीवन परिचय देखा जाए तो पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम मिलता है इनका दुर्धरा। क्या नाम मिलता है? दुर्धरा। बिंदुसार को एक उपनाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए भारत का
प्रथम सीजेरियन शासक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यानी सबसे पहले सर्जरी के द्वारा इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सीजेरियन शासक। इनके शासनकाल में राजदूत भी आए थे। एक तो मिस्र का शासक था, क्या नाम था? मिस्र का शासक जिसका नाम था टॉलमी द्वितीय। नाम सुना? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अच्छा नाम है। क्या नाम है? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसने अपना एक राजदूत भेजा था और उस किसने भेजा था? राजा का नाम पूछे कि किस मिस्र शासक के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, तो शासक का नाम पूछे तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और किसको भेजा, अर्थात राजदूत कौन था? तो राजदूत कौन था? क्या नाम था? डायनोसिस। क्या नाम था? डायनोसिस। एक और राजदूत आया था, पहला तो मिस्र ने भेजा था और दूसरा सीरिया में भेजा था। किसने भेजा था? सीरिया। और जो सीरिया का शासक था उसका नाम था एंटीयोकस प्रथम। क्या नाम था? एंटीयोकस प्रथम। इसने किसको भेजा राजदूत के रूप में? उसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। पहले का नाम तो क्या था? डायनोसिस और इसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। बिंदुसार के लगभग कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। कितने थे? 101 पुत्र थे। क्या हो गया? बड़ी बात है क्या? एक रानी थोड़ी थी, हजारों रानी हुआ करती थी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। और इनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था सुशील। कौन था? सुशील। और इसके बाद जो था वो कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। बिंदुसार, कई बार इसका प्रश्न आता है कि बिंदुसार के शासनकाल में बिंदु ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया? तो उत्तराधिकारी तो किसको बनाया था? सुशील को। जीवन काल में किसने? बिंदुसार ने अपने जीवन में ही इसे क्या बना दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे मरने के बाद कौन बनेगा राजा? सुशील बनेगा। और इसके बाद प्रश्न क्या आता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? कितने विद्रोह हुए? कहां पर? तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा की नगरी थी। तक्षशिला में बिंदुसार के समय कितने? बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए। कितने हुए? 2 विद्रोह। पहला विद्रोह तो किसने किया था? जनता ने किया था। किसने किया था? जनता ने। और दूसरा विद्रोह क्यों हुआ? राज दरबार षड्यंत्र के कारण। किसके कारण हुआ था? राज दरबार में षड्यंत्र करने के लिए उन्हीं के सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, जबकि पहला विद्रोह किसने किया था? जनता ने विद्रोह किया। सुशील को सबसे पहले दबाने के लिए प्रथम विद्रोह को, किसको? प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुशील को। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। और दूसरा विद्रोह, सेकेंड विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा गया था? अशोक को। और ये क्या रहा था? सफल रहा।
प्रश्न ये आता है कि बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था या प्रांतपाल था? तो यही लिख देता हूं, कहाँ का था? उज्जैनी। कहाँ का? उज्जैनी या अवंती एक ही बात है, ध्यान रखें, इसी की एक राजधानी थी। उज्जैनी का क्या था? प्रांतपाल या गवर्नर, एक ही बात है। कहाँ का? उज्जैनी का। प्रश्न आ जाए कि बिंदुसार के समय या अशोक जब राजा बनता है उससे पहले कहाँ का प्रांतपाल था? या प्रांतपाल बोलो, प्रांतपति बोलो या गवर्नर बोलो, एक ही बात है। तो कहाँ का था शासक बनने से पहले? उज्जैनी का क्या था? गवर्नर था या प्रांतपाल था। इसके बाद में बिंदुसार ने कोई लंबा कार्यकाल नहीं किया था। बिंदुसार ने एक ही काम किया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फैलाए गए साम्राज्य को विखंडित होने से केवल रोका और कुछ भी नहीं किया। बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उस विशाल साम्राज्य को टूटने से केवल रोका। और किसने रोका? बिंदुसार ने। इसने कोई नए साम्राज्य की स्थापना नहीं की, कोई नए क्षेत्र को अपने मौर्य वंश में शामिल नहीं किया, लेकिन इतना जरूर किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, खड़ा किया था, उसे टूटने बिल्कुल भी नहीं दिया, वहां का वहां इसने रोक दिया। और अंत में, इसके बाद में अशोक क्या कर देता है? अपने 99 भाइयों की हत्या करके स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो इसके बाद अगला शासक कौन बन जाएगा? अशोक। अशोक शासक कब बनता है? 273, 72 और 73 में कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही बता दिया, एक साल का अंतर आपको सभी जगह मिलेगा। कौन सा? 326 और 325 वाला। जो 326 मानते हैं उसके अनुसार अलग होगा, जो 325 मानते हैं सिकंदर का आक्रमण, उसके अनुसार अलग होगा। तो 273 से लेकर कब तक? 232 BC तक शासक बनता। इसके बाद में इसके पिता का नाम, पिता कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। और इनकी माता का जो उल्लेख मिलता है वो उसका नाम मिलता है सुभद्रांगी। क्या नाम मिलता है? सुभद्रांगी। इसी का सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति कौन सी? दीपवंश और महावंश। तो किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। और इसमें क्या आ जाएगी? एक तो दीपवंश और एक आ जाएगी महावंश। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार इसके उपनाम मिलते हैं। किसके? सुभद्रांगी। कहीं आपको धम्मा मिलेगा, कहीं आपको धर्मा मिलेगा, कहीं आपको वन देवी मिलेगा और कहीं आपको जन कल्याणी, जन कल्याणी नाम मिलेगा। किसका? इसकी माता का नाम। और माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। सिंहली अनुश्रुतियों में कौन आती है? दीपवंश और महावंश। इनके अनुसार सुभद्रांगी का नाम क्या मिलता है? धम्मा, कहीं धर्मा, कहीं वन देवी, कहीं जन कल्याणी। इसके अलावा अशोक ने कितने? अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य वंश का प्रतापी शासक बना। प्रतापी शासक बना। कई बार इसकी उपाधियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने ग्रहण की। कौन कौन सी उपाधि को बता सकता है? एक तो देवानाम प्रिय, एक देवानाम प्रिय दसी और एक मिलता है देवानाम प्रिय दर्शी। प्रश्न यह आता है कि वह कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी? कौन सी? प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय नहीं, केवल प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की? तो याद रखना, किसने? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने।
कौन सी उपाधि? केवल प्रियदर्शी। और प्रश्न आता है अशोक के अलावा किन किन राजाओं ने देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? किसके अलावा? अशोक के अलावा। तो यहां लिख देता हूं, अशोक के अलावा, अशोक के अलावा एक तो इनका पौत्र जिसका नाम था दशरथ, क्या नाम था? दशरथ। एक श्रीलंका का शासक था जिसका नाम था तिस, क्या नाम था? तिस। इन दोनों ने, और तीसरा अजातशत्रु तो है ही, इन दोनों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय दसी या देवानाम प्रिय दर्शी की उपाधि किसके अलावा? अशोक के अलावा इन दोनों ने भी क्या की थी? ग्रहण की थी। और इसका कई बार नाम भी माना पूछा जाता है कि कहां पर अशोक राजा और कहां पर मगध राज जैसे नामों का उल्लेख किया गया। पहले ये होता फिर लिखा।